एक्सरसाइज 1.2 हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 1.2 शुरू करने से पहले एक हम लोग को परिमेय है, थ्योरी है, इस चीज को अच्छे से जानते हैं जिसका नाम है अंक गणित की आधारभूत परिमेय। अंक गणित की आधारभूत परिमेय, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में समझते हैं। कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, कैसी संख्या? भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या वो होते हैं जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होते हैं। जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड, ठीक है, ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, यदि 4 है, ठीक है, तो इनको यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2, 2 से 1, यानी इनका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 1। ये क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। और इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के, देख लो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है, कहता है जितने भी प्रकार की भाज्य संख्या है उसको किस रूप में लिख सकते हैं? भाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? सॉरी, अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है कि जितने भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य के रूप में लिख देंगे। यहाँ तक का मतलब है व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ तक में एक बात अच्छे तरीका से क्लियर किया जा रहा है कि जितने भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मेरे क्या है, मेरे पास 4 है, तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसका क्या निकल के आया? 2 गुना 2 गुना 1 निकल के आया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, ठीक है। ये किस रूप में हो गया? अभाज्य के रूप में, ठीक है। 1 से कोई मतलब नहीं है, 2 गुना 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 पर पावर 2 हो गया, और ये 2 किस रूप में होता है? अभाज्य के रूप में। तो यही कह रहा है कि क्या होगा? अभाज्य के रूप में। आगे देखते हैं, मेरे पास क्या है, एक 12 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर से 2 से 3 से, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3। तो ये जो 12 है मेरा भाज्य संख्या है, और कह रहा है कि इसको किस रूप में लिख सकते हैं? इसको अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा 2 है, तो 2 को है, तो इस पर पावर 2 लिख दो, गुना 3। तो ये जो हमारा निकल के आया, ठीक है, ये 2 गुना 3, पावर को इग्नोर अभी फिलहाल कर देते हैं। तो ये जो 2 और 3 है ये किस रूप में है? अभाज्य के रूप में है, अभाज्य संख्या के रूप में है। तो ये इस रूप में निकाला जा सकता है। और नीचे जो कह रहा है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है। कह रहा है कि इसके अलावा अब हम लोग इस 12 को किसी अन्य प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ये जो हमारे पास एक 12 है, ठीक है, उसको हम लोग इस अनुपात से लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी रूप में, किसी अन्य रूप में लिखा नहीं जाएगा। यह है परिमेय 1.2 का। अभी इसको ध्यान से एक बार रिपीट माइंड से सुनते हैं। कहता है कि जितने भी भाज्य संख्या है, जितने भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य के रूप में लिखा जा सकता है, और वह जो लिखाएगा वो किसी अन्य तरीका से दूसरी बार नहीं लिखा जा सकता। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे 3 गुना 2 पर पावर 2 लिखेंगे तो इसका कुछ अन्य मान आएगा, वही होगा। और ये क्रम में लिखेंगे, 2 पहले क्या है, छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, किसी भी अन्य प्रकार से लिखने की कोई भी संभावना नहीं है। 12 को और किसी अन्य प्रकार से साथ में अभाज्य रहते हुए नहीं लिख सकते हैं। अभाज्य के गुणनखंड के रूप में यही हमारा आएगा 2 पर पावर 2 गुना पावर 3। इसके अलावा कोई इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिसको 12 को लिखा जाए, ठीक है। अध्याय 1.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान से कहता है जो भी संख्या दिया हुआ है उसको किस रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंडों के
गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब में इन सभी को किस रूप में निकाल लेना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में निकालना है। ठीक है, तो इन सभी को बनाने से पहले हम लोग को एक बार रिपीट कर लेते हैं विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या किससे भाग लगेगा? तो जो दो होते हैं, दो से वैसी संख्या विभाजित होगा। ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं, हम लोग पिछले क्लास में इस चीज को पढ़ चुके हैं। विभाजिता का नियम, दो से वैसी संख्या विभाजित होगा जिसके अंत में, संख्या के अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा। ठीक है, 2 4 6 और 8 होगा। ठीक है, तो वैसी संख्या 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों के योग को जोड़ के फिर भाग देने पर क्या होगा? विभाजित होगा। जैसे क्या है, ये मेरे पास ये संख्या है, तो ये विभाजित होगा या नहीं होगा? इनके अंक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 6 15, 3 18, और ये 3 से विभाजित होता है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है, 4 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या का लास्ट 2 अंक देखा जाता है। किसी भी संख्या का यदि लास्ट 2 अंक विभाजित होगा तो वह संख्या विभाजित होगा। 5 से विभाजिता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो। ठीक है, 6 से विभाजिता का नियम है कि ये 2 और 3 से जो संख्या विभाजित होगा वो क्या होंगे? 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 किसी संख्या के अंत में ये सब होना चाहिए, और 3 के लिए क्या है? अंकों का योग विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 8 के लिए क्या होता है? किसी भी संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, तो उनके क्या देखा जाएगा कि उनके किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि विभाजित है तो वो 8 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित होने के लिए, ठीक है, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा, ठीक है, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो क्या हो जाएगा? वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिटेल में हम लोग पिछले क्लास में ये चर्चा कर चुके हैं विभाजिता का नियम, जिससे हम लोग ये पता लगाएंगे कि इन सब का किस तरह से गुणनखंड किया जाए, गुणनखंड निकाला जाए। इसलिए विभाजिता का नियम अच्छे से आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग आइए शुरू करते हैं अध्याय 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 140। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको गुणनखंड कर देंगे। तो 140 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 35, सॉरी 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 140 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। क्योंकि जो हमको कह रहा है किस रूप में करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये 2 गुना 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 अभाज्य नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे? 2 पर पावर 2 कर देंगे। ये 2 5 7 क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। इसलिए लिखेंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना है? 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इस रूप में होता है। आगे देखते हैं, इसको बना के ही चलना है। ठीक है, इस चीज को तोड़ के ही चलना है। आगे देखते हैं कितना है दूसरा नंबर क्या है? 156। तो 156 को सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं नीचे। 2 से हो जाएगा 6, तो 2 से कट जाएगा 7, 8 8 दूनी 16, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 2 से 3 9 39 78, फिर 3 से 13। तो इसलिए 156 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 को 2 है तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना
13। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा अतः 156 का अभाज गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, इस रूप में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 38 25 3 नंबर। ठीक है, 38 25 3 नंबर 38 25 है। तीसरा है 38 25, इसका सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। 38 25 का गुणनखंड करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं 38 25। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं तो किससे विभाजित होगा, तो हम लोग विभाजिता का नियम सेट करेंगे। यहाँ देखेंगे 3 5 2 10 5 15, यानी ये क्या होगा 3 से विभाजित होगा, 15 3 18, 18 3 से विभाजित होगा, तो ये भी 3 से विभाजित होगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 22, 3 सती 21, 3 पचे 15। ठीक है, 12 75 हो गया। तो 3 7 5 12, 12 3 15, 3 से अभी भी विभाजित होगा, तो 4 तिया 12। ठीक, और इधर कितना बच जाएगा, 3 दूना 6 और 6 5 तिया 15, 425। ठीक है, अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं, 5 2 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा, 25 है, 5 से कटा के देख लेते हैं, बाकी जो होगा बात की बात है। 5 से कटाएंगे 5 8 40। ठीक है, अब 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 17 5 85। तो इस तरह से इसका गुणनखंड निकल गया, इसलिए लिखेंगे 38 25 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कब बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस गुना 5 का स्क्वायर गुना 17, ये हमारा हो गया इस रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। ठीक है, इसलिए लिखेंगे अतः 38 25 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। ठीक है, अब इसका हम लोग चलते हैं 5 नंबर। ठीक है, कितना 4 नंबर, 4 में क्या है 5005। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5005 को गुणनखंड किए तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहली बात 5 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 एकम 5 0 1। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर 2 से तो नहीं कटेगा, यदि 5 से नहीं कटा है तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट के देखते हैं, 1 0 1, क्योंकि 2 से लेकर 5 तक में कोई नहीं कटा है, तो 6 भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 7 से देखते हैं, 7 से भाग देके देखते हैं। 1 0 1 को 7 से भाग देके देखते हैं, 7 एकम 7। ठीक है, 3 0 7 दूना 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, 2 0 7 दूना 14। क्या हो गया, यहाँ ध्यान से देखते हैं, 7 से भाग देते हैं किसको, 1 0 1 को। ठीक है, तो 7 दूना 7 एकम 7, यहाँ से कितना आएगा 3 0 7 चौक 28। ठीक है, 2 1 7 21। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 से भाग देने पर 143। ठीक, अब कितना से भाग लगेगा, 143 है, 7 नहीं हुआ, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 7 4 3 7 1 8, 9 से भी नहीं, 10 से 11 से कटा के देख लो, 11 एकम 11 3 11 33। ठीक है,
तो 11 से 33 बार में कटेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 505 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 33। ठीक है, 11 गुना 13 होगा, 11 गुना 13 होगा, 33 नहीं होगा, 13 होगा, 11 गुना 13, 11 गुना 13, इसलिए लिखेंगे। अतः 505 के अभाज्य गुणन खंडों का गुणनफल किस रूप में हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 के रूप में हो जाएगा। इतना का गुणनफल इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। 74 29 5 नंबर है 74 29, इसको गुणनखंड करते हैं 74 29 को। ठीक है, तो 74 29 है तो सबसे पहले इसका अंक जोड़ लेते हैं, 7 4 11, 12 13, 13, इधर से देखते 9 2 11, 15 22, ये 22 आता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 नहीं, 6 भी नहीं, 7 से काट के देते, 7 एकम 7, 6 7 42, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं क्योंकि लास्ट के 3 अंक नहीं कटेगा, 9 से निश्चित नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योग 22 है, 10 से भी नहीं, 11 से करके देखते हैं, 7 2 9 4 13, ये 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं क्योंकि 3 और 4 का फॉलो नहीं कर रहा है, 13 से करके देख लेते हैं। 74 29 को 13 से भाग देते हैं, 13 पचे 65। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 और 2 13 सती 91, 13 सती 91, 1 19, 13 से भी नहीं कटेगा तो फिर 14 भी नहीं होगा क्योंकि 2 7 का होगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से भाग दे के देखते हैं। ठीक है, 17 से क्या सीन होता है, 17 से भाग देते हैं 74 29 में, तो 17 का 34, 17 51, 17 चौकी 68। ठीक है, 14 में से 8 जाए 6, 17 51, 9 1 1, 17 छके 2 से 17 7 19 से 17 से यदि भाग देते हैं तो ये 4 3 7 आता है। ठीक है, अब देखते हैं इस 4 3 7 किससे कटता है, 17 से हो गया तो आगे 18 से, 17 से तो खाएगा नहीं, फिर से देख लेते हैं, यदि 17 से कट जाए तो 4 3 7, 17 का 17 दूना 34। ठीक है, 9 4 13, 17 51, 17 से नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं, 19 से करके देखते हैं। ठीक है, 19 का 19, 19 दूना 38, 5 7, 19 57। ठीक है, 19 से करते हैं, 19 से करते हैं तो 23 आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 74 29 का गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, 17 गुना 19 गुना 23, अतः 74 29 का अभाज्य गुणन खंडों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 17 गुना 19 गुना 23। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये किसी भी संख्या से 17 से पहले नहीं कट रहा है, किसी भी संख्या से 17 से पहले नहीं विभाजित हो रहा है, इसलिए 17 19 23 के रूप में ये विभाजित होगा। तो हमारा अध्याय 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन सभी। सवाल नंबर 2 कहता पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM बराबर HCF होता है कि नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो हमारा संख्या का युग्म दिया हुआ है, जोड़ा के रूप में दिया हुआ है, सबसे पहले इसका LCM और HCF निकालना है, फिर बाद में इसको क्या करना है, जांच करना है
कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF या LCM होता है कि नहीं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक नंबर 26 और 91 का। सबसे पहले इसका 26 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 13 गुना 1, 13 गुना 26 गुना 1 26। 91 का गुणनफल कर लेते हैं तो इसका निकलेगा 7 गुना 13 गुना 1, 63 91 गुना 1। तो इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा कि इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इन दोनों में ये कॉमन संख्या है, मतलब 13 और 1 है। 13 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 13 ही होगा। ठीक है, अब जो बच गया है वो बचे हुए गुणनफलों के साथ क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर क्या होगा, सबसे पहली बात जो HCF में मिलता है उसको और जो बच जाता है उसको, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। इतना से क्या हो गया एलसीएम, इतना HCF। अब इसकी सत्यता का जांच करते हैं, इसलिए लिखेंगे जांच बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF। ठीक है, यहां देख के घबराना नहीं है क्योंकि गुना में है तो एलसीएम HCF इधर उधर लिख सकते हैं। तो यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, इधर देखो दो संख्या ये है 26 गुना 91 बराबर एलसीएम कितना है 13 गुना 26 गुना 7। ठीक है, और यहां पर कितना है, ये इसमें एलसीएम 13। ठीक है, गुना कितना है 13। तो यहां से क्या हो जाएगा, यदि हम लोग इसको देखते हैं तो 26 और 63 91, यहां से 26 गुना 91 बराबर इधर 26 गुना 91, दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। इसलिए हमारा जो ये दो संख्याओं का एलसीएम और HCF है ये क्या है 13 दूना 26 और ये 7 दूनी 14, 13 गुना इसको 14 भी लिख सकते हैं। जो भी आएगा हम लोग यहाँ पर एज इट इज उठा के रख दिए। तो इससे क्या हो गया हम लोग को, या फिर इसका क्या होता है 13 गुना 13 169 और कितना हो जाएगा 13 9 3 12 6 7 8 182 आ जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 182। हम लोग गुना करके लिखें तो, या फिर हम लोग इस तरह से भी रहने देंगे। HCF कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, और एलसीएम कितना हो गया 26 गुना 7 हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा है 26 गुना 91 ये दो संख्याओं का गुणनफल। तो इस प्रकार से एक नंबर ये मेरा सॉल्व हो गया। गुणनखंड, तो 92 का यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4 46 गुना 92, 4 दूनी 8 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 2 से 23, फिर 23 का 23 से कम 23 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 23 गुना 1। तो अब इन दोनों का एलसीएम, इसलिए HCF पहले निकाल लेते हैं। HCF क्या निकलेगा, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 2 और 1 ही कॉमन है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। एलसीएम में क्या हो जाएगा, ये जो है ये पूरा, बाकी जो है उसको भी HCF गुना, देखो एलसीएम क्या होता है HCF गुना बचे हुए संख्याओं का गुणनफल। जितना जो अंक बच गया या संख्या बच गया है उसके क्या होंगे गुणनफल, वो एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं एलसीएम ये हो गया हमारा। बाकी क्या बच गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 17, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 23। तो ये सब क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। इसलिए आइए हम लोग ध्यान देते हैं, जांच करते हैं इसका। जांच में क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 510 गुना 92, इधर क्या हो जाएगा HCF 2 गुना क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 17 गुना 5 गुना 2 गुना 23। तो हम लोग इस रूप में 5 गुना 10 के रूप में बना लेते हैं। तो 5 गुना 10 के क्या क्या आया है, तो एक हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 2 3 7 5 मिला के क्या हो जाएगा 2 3 17 और 5, ये सब क्या हो जाएगा 510। 510 गुना 92 के लिए क्या हो जाएगा 2 को 2 और 23 मतलब 92। इसलिए हमारा क्या हो गया 510 गुना 92 बराबर 510 गुना 92। ये हमारा क्या हो गया, इनका जांच हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ का। ठीक है, 336 और क्या है 54। तो सबसे पहले 336 का गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 2 से 2 एकम 2 13 है, 6 दूनी 12 और फिर इधर 1 6 आए, कितना हो जाएगा 16 8 8 दूनी 16 6 दूनी 12 1 13 2 1 3। ठीक है, 2 से 8 4 4 दूनी 8 दूनी 16 2 से 4 2 2 से 2 1 2 3। कहने का मतलब है 21 गुना कितना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है। सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 7 21 21 गुना कितना करना पड़ेगा, तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। 6 7 42 21 2 2 4 2 8 2 16 16 में 32, कुछ तो गड़बड़ हो गया। कहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 236 और 54 का क्या लेंगे 336 का सबसे पहली बार गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 13 6, यहाँ पर 8 8 2 16 6 2 13 2 1 3, फिर 2 से 8 4 2 से 4 2 2 से 2 1 3 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 336 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, अब 54 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 54 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 से 27 गुना 54, फिर 3 से 9 3 से 3। ठीक है, 3 3 9 27 गुना 54, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 3 3 9 27 गुना 54। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो मिलेगा 1 2 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा HCF 6 हो जाएगा। ठीक है, अब LCM क्या हो जाएगा, ये 6 के अलावे इस LCM के अलावे जितना भी है वो भी साथ साथ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, फिर 3 3 9। ठीक है, अब जांच कर लेते हैं। जांच बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, तो यहाँ पर 336 है गुना 54, यहाँ पर क्या आ गया 6 गुना 8 गुना 7 गुना 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो सबसे पहले 54 9 6 की 54 हम लोग ये हो गया, मेरा 54 एक आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं ये 8 6 48 7 कितना होता है 7 8 56 के 6 हाथ में 5 28 5 33। ठीक है, तो यहाँ 33 भी आ गया, 336 गुना 54, इधर भी 336 गुना 54, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया।
तो ये हम कह सकते हैं कि मेरा जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, तो हमारा दूसरा नंबर सवाल भी सॉल्व करते हैं। कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है किस रूप में, अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। एक नंबर है 12, 15 और 21। सबको पहले क्या करना है, गुणनखंड कर देना है और उसको अभाज्य के रूप में लिख लेना है। हम लोग शुरू के जो पहला क्वेश्चन बनाए थे उसी रूप में। तो 12 को यदि करते हैं 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, तो इसको 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ये अभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाते हैं। यहाँ पर 2 को 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक है, ऐसे ये भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड के ही रूप में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ये 12 अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। हालांकि एक अभाज्य नहीं होता इसलिए एक को हटा दो। ठीक है, फिर करते हैं 15 को। तो ये 3 गुना 5 होगा। 15 क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें से और कुछ नहीं आएगा। फिर क्या है 21, ये 3 गुना 7 हो जाएगा। 21 बराबर 3 गुना 7। अब एचसीएफ पहले निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे वो संख्या जो तीनों में हो। तो 3 केवल क्या है, तीनों में है। ठीक है, 3 केवल क्या है, तीनों में है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 आ गया, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो एचसीएफ बराबर 3 आ गया। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, ये 3 तो हो गया एचसीएफ में। बाकी जो बच गया है वो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ये क्या हो गया, 100 गुना 3 बराबर 300। 2 दूनी 4, 5 20, 500, 300 हो गया। तो एलसीएम और एचसीएफ का ज्ञात कर लिए किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 17, 23 और 29। तो 17 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 17 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 23 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 23 प्राप्त होगा। 29 का गुणनखंड यदि करेंगे तो 1 गुना 29 आएगा। ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि ये तीनों का तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और खुद। ठीक है, इसलिए इन सभी का एचसीएफ हो जाएगा। इनमें केवल 1 मिल रहा है तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम बराबर हो जाएगा, इस 1 के अलावा ये तीनों नहीं मिल रहा है तो ये तीनों भी हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 19। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इनको यदि हम लोग गुना करते हैं तो 74, 29 प्राप्त होगा। इन तीनों को यदि 17 गुना 19 गुना 23 करते हैं, 17 गुना 23 करके देख लेते हैं। 17 गुना 17 289 और 17 गुना 34। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 4 13 के 3, 8 3 11 12, 2 1 3। ठीक है, इसको 23 से गुना कर देते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4, 3 2 6। ठीक है, तो 9 2 10 4 14, 74 29। इसका क्या हो जाएगा, 74 29। एलसीएम 74 29 आ गया। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी सवाल हम लोग का बन गया। आइए तीसरा नंबर इधर ही बना लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है, 8 9 और 25। तो सबसे पहले 8 का गुणनखंड करते हैं। 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसको 1 के रूप में कर सकते हैं। फिर 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 1।
फिर 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 1। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो सभी में है, एक के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो सभी में पाया जा रहा है, तो इसका एक हो गया। LCM बराबर क्या हो जाएगा, इसके अलावा जो संख्या इनमें मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2, इसमें 3 गुना 3, यहाँ 5 गुना 5, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 5 गुना 10 10, 2 दूनी 4, 25 चौके 100 100 और 3 तिया 9 दूनी 18, 1800 हो जाएगा। 3 तिया 9 दूनी 18, इधर 2 दूनी 4, 5 20 500 यानी 1800 हो गया। LCM बराबर 1800 और HCF 1 हो गया। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। ठीक है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है HCF, यानी दो संख्याओं का HCF 9 दिया हुआ है, तो उन्हीं दो संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। इतने सा सवाल है। दो संख्या दिया हुआ है और उनका LCM भी दिया हुआ है, और दो संख्या, इन्हीं दो संख्याओं को क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया, HCF बराबर 9। किसका HCF 9 है। तो पहली संख्या मान लेते हैं, दो संख्या है तो पहली नहीं मानेंगे। एक संख्या बराबर कितना, 306, और यहां लिखेंगे, यहां दिया गया है एक संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या बराबर कितना है, 657। ठीक है। इसलिए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। ठीक है। LCM ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, यहाँ पर प्रश्न से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF का। ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्या कौन सा है, 6 गुना 5 6 7। LCM तो ज्ञात करना है, LCM गुना HCF 9 दिया हुआ है, ये आके इधर भाग लग जाएगा, तो 306 में कट जाएगा, 306 कट जाएगा, किससे, 9 से, क्योंकि 6 3 9 होगा, तो 9 तिया 27, 3 6 9 चौक 36, ये 34 बार में कट जाएगा। ठीक है। गुना 6 5 7 बराबर LCM 500 657 को 34 से गुना कर दो, 6 5 7 गुना 34, 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 20 2 22 के 2, हाथ में 2, 24 2, 6 चौक 24 25 26। ठीक है। अब पहला चलते हैं फिर से, 7 21 के 1, हाथ में 2, 5 3 15, 16 17 के 7, हाथ में 1, 6 3 18 1 19। ठीक है। 8 3 7 6 13 के 3, हाथ में 1, 10 2 12 के 2 और 2, 22 33 8 आ जाएगा। इसलिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, 22 33 8 बराबर LCM। तो LCM हम लोग का क्या निकल गया, 22 33 8। इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि दो संख्या दिया हुआ है, उनका LCM HCF भी दिया हुआ है, तो हम लोग को ज्ञात करना था, इन दोनों का LCM ज्ञात कर लिए। ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे LCM 306 657 बराबर क्या है, 22 33 8। इतना सा हम लोग का ज्ञात हो गया।